don't have any other branch. हमारी कोई अन्य शाखा नहीं है, नकालों से सावधान। हेलो एवरीबॉडी, जय हिंद। मैं JS बिस्ट, फैकल्टी ऑफ जनरल स्टडी इन देहरादून दून डिफेंस एकेडमी। DDA के प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसे सभी लोग जानते हैं बेटे आप लोग कि दून डिफेंस एकेडमी देहरादून वीकली आपको जो है करंट अफेयर की एक वीडियो, एक लेक्चर प्रोवाइड करता है, जो कि NDA, CDS एंड अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम है उनके लिए, हमारे लिए, मतलब उन एग्ज़ाम के लिए जो है ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो रहती है करंट अफेयर से रिगार्डिंग। आज तक हमारे इस प्लेटफॉर्म पर 42 वीडियो अवेलेबल है, जो पिछली 1 ईयर से कंटिन्यू वीकली आपको प्रोवाइड की जाती है और आप उसको पढ़ती भी हैं, देखते भी हैं। उसी के रिगार्डिंग आज जो नेक्स्ट लेक्चर मैं लेके आ रहा हूं आपके सामने, वो लेक्चर नंबर 43 यानी करंट अफेयर का सेट नंबर 43 है। इस पूरे वीक का करंट अफेयर इस 43 नंबर सेट पे अवेलेबल होगा। तो आइए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, शुरू करते हैं। आप लोग भी अपना नोट्स बनाते रहें साथ साथ में। आज का पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, क्वेश्चन में लिखा है जंजीबार, वेयर इज द फर्स्ट IIT ग्लोबल कैंपस टू बी सेट अप, इट लोकेटेड इन विच कंट्री। यानी जंजीबार जहां पहला IIT ग्लोबल कैंपस स्थापित किया जाना है, किस देश में स्थित है। तो सबसे पहली बात तो जंजीबार है कहां, और IIT ग्लोबल कैंपस खोला गया है वहां पर। IIT ग्लोबल कैंपस खोला जाना है, सेटअप किया जाना है या खोला जाएगा। जंजीबार एक अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। अफ्रीकन कंट्री है जिसका नाम रहेगा तंजानिया। क्या रहेगा बेटा? नाम रहेगा तंजानिया। तो तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास, किसके द्वारा? IIT मद्रास के द्वारा जो है फर्स्ट ग्लोबल कैंपस सेटअप किया जाएगा। IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा जो है ये पहला ग्लोबल कैंपस, यानी फर्स्ट टाइम ऐसा होगा जब इंडिया से बाहर कहीं पर ग्लोबल कैंपस आपका सेटअप किया जा रहा है। तो कहां होगा? जंजीबार में, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट IIT सेटअप इन इंडिया, यानी इंडिया में पहला IIT कब सेटअप किया गया था और कहां किया गया था, पूछा जा सकता है। तो आपका आंसर होगा इन 1950। कहां? खड़गपुर वेस्ट बंगाल। 1950 में खड़गपुर वेस्ट बंगाल में पहला IIT सेटअप किया गया था, जिसका इनॉग्रेशन 1951 में हुआ। 1951 में इसका उद्घाटन हुआ। यह भी आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हुई? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपका आंसर होगा बेटा क्या? तंजानिया। आंसर क्या होगा? तंजानिया। अच्छा, तंजानिया के रेस्पेक्ट में एक और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछ सकता है हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की जो हाईएस्ट पीक है वो भी तंजानिया में ही है, ठीक है ना। केनिया के पास जो तंजानिया है, आंसर होगा आपका माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो एक वोल्केनो भी है ना, माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो जो है हाईएस्ट पीक रहेगी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है
विच सिटी इज द host of the meeting of space economy leaders under India's G20 presidency? यानी कौन सा शहर भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था नेताओं की बैठक का मेजबान है? नेताओं की बैठक का मेजबान है, कौन सा शहर की बात कर रहा है? ठीक है, सबसे पहली बात कि जो G20 है, G20 को अभी होस्ट कर रहा है कौन? इंडिया 2023 में, ये आप लोग जानते हैं। क्लियर? इसमें टोटल या G20 को कब इस्टेब्लिश किया गया था? यह किया गया था सितंबर 1919 में, 1999 G20 का फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, इसमें टोटल कंट्री अगर आपसे पूछेगा भाई टोटल कंट्री कितनी है, टोटल कंट्री अगर आपसे पूछता है तो आप लिखेंगे इसमें है 19+1, यानी 19+1 का मतलब क्या है? 19 आपके कंट्री है और एक आपका जो है कौन है? यूरोपियन यूनियन। एक आपका क्या है? यूरोपियन यूनियन, है ना, यूरोपियन संघ। इतनी बात क्लियर हुई? तो यहां पर ये जो मीटिंग हुई थी ये कहां हुई थी बेटा? आंसर होगा बेंगलुरु के होटल ताज में। होटल ताज में ये मीटिंग हुई थी। इतनी बात क्लियर हुई? और इसकी जो थीम रखी गई थी, इसकी जो थीम थी, तो थीम क्या थी? वसुदेव कुटुंबकम। वसुदेव कुटुंबकम। इतनी बात क्लियर है? मीन्स वन अर्थ, वन फ्यूचर। मीन्स वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर बोल सकते हैं। वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये इसकी क्या रहेगी? थीम रहेगी। क्लियर हुई बात? तो आंसर होगा आपका क्या? आंसर होगा बेंगलुरु के होटल ताज में। कहां? होटल ताज में। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023? किस संस्था ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 जारी किया है? विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। अंकटाड है, यूएनडीपी है, एफएओ है या यूएनईपी है? ठीक है, तो सबसे पहले तो इसका आंसर सुनिएगा। आंसर रहेगा इसका अंकटाड। अंकटाड की जो फुल फॉर्म होगी क्या रहेगी भाई? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इतनी बात क्लियर हुई? कब इसको इस्टेब्लिश किया गया? इसका हेडक्वार्टर कहां है? अंकटाड को इस्टेब्लिश ऑन 1964 एंड इसका हेडक्वार्टर है जनेवा में, स्विट्जरलैंड। जनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। जनेवा में क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि जो एक डेवलप कंट्री होती है और एक डेवलपिंग कंट्री होती है, दो याद रखेंगे, डेवलप्ड कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री एंड डेवलपिंग कंट्री। इतनी बात क्लियर हुई? डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में जैसे इंडिया आता है, डेवलपिंग कंट्री में आते हैं विकासशील देश बोलते हैं। जो विकसित देशों में जैसे आपका हो गया क्या? फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, है ना, ऑस्ट्रेलिया हो गया, क्लियर,
ब्रिटेन हो गया। तो डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री, इसमें जो एफडीआई है, क्या है? एफडीआई। एफडीआई, एफडीआई का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी अगर कोई किसी देश में निवेश कर रहा है तो वहां डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट करना ही क्या कहलाता है? एफडीआई। मतलब डायरेक्ट अपनी करेंसी को वहां पर डेवलप के लिए लगाना। क्लियर? तो डेवलपमेंट कंट्री जो है कितना परसेंट यहां पर इस रिपोर्ट में जो है गिरावट आई है डेवलपिंग कंट्री की, तो 37% की गिरावट आई। 37% यहां पर कम हुआ है। क्या? एफडीआई। एफडीआई डेवलपिंग कंट्री के लिए 37% कम हुआ 2023 की इस रिपोर्ट के अनुसार डेवलप्ड कंट्री के लिए। जबकि डेवलपिंग कंट्री का जो एफडीआई है, डेवलपिंग कंट्री का जो एफडीआई है वो 4% बढ़ा है। कितना? 4%। याद रखना 4% का इसमें इंक्रीमेंस हुआ, तो 4% बढ़ा है, ये भी आपको याद रखना। क्लियर हुई बात? अगर हम बात करेंगे डेवलपिंग यानी एफडीआई में, एफडीआई के रैंक में टॉप पर कौन सा कंट्री आ रहा है, तो यूएसए आपका आंसर होगा। इंडिया की रैंक पूछेंगे एफडीआई में, एफडीआई में इंडिया की अगर रैंक पूछेगा आपके, इंडिया की रैंक कौन सी है, तो 8th रैंक पे है, 8th पोजीशन पे है। इंडिया किस रैंक पे आएगा? 8th पोजीशन पे आएगा, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी हैज लॉन्च्ड थ्रेड्स ऐप? याद रखना थ्रेड्स ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थ्रेड्स ऐप। ठीक है? किस कंपनी के द्वारा या किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? आपको पता है कि जो फेसबुक है, फेसबुक ने 2021 में अपना नाम चेंज कर दिया था, और 2021 में, अब तक तो हम फेसबुक ही बोलते हैं ना, 2021 में नाम चेंज कर क्या रख दिया? मेटा। क्या रखा? मेटा। तो आंसर क्या होगा भाई इसका? आंसर होगा मेटा। तो आप बोल सकते हैं मेटा है क्या? मेटा एक पेरेंट्स ऐप है बोल सकते हैं, या पेरेंट कंपनी है। फेसबुक की हो गई, इंस्टाग्राम की हो गई, व्हाट्सएप की हो गई। इतनी बात क्लियर हुई? तो अब तक क्या होता था कि जो फेसबुक है, आपका इंस्टाग्राम है या अदर व्हाट्सएप है, उसमें आप फोटो वीडियो ही शेयर किया कर सकते थे, है ना? क्या? फोटो और वीडियो। यहां पर फोटो वीडियो के साथ आप क्या शेयर कर सकते हैं? फोटो वीडियो के साथ आप लिंक भी शेयर कर सकते हैं, टेक्स्ट भी शेयर कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? यानी किस ऐप के माध्यम से? थ्रेड ऐप के माध्यम से। फोटो हो गया, वीडियो हो गया, लिंक हो गया, आपका स्टेटस हो गया, या आपका टेक्स्ट हो गया, ये सारे के सारे जो आप शेयर कर सकते हैं। मेटा जो ये कंपनी है ना, इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए एक मिक्स्ड रियलिटी आपका फंड लॉन्च किया है। किसने? मेटा ने मिक्स्ड रियलिटी फंड लॉन्च किया है। किसके लिए? इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए। याद रखना, इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए मिक्स्ड रियलिटी फंड लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा। याद रखना, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मेटा के द्वारा। इतनी बात क्लियर हुई? और आप बोल सकते हैं कि जो मेटा है, मेटा एक्चुअल में लॉन्च जो कर रहा है अपने डिफरेंट टाइप के फंड, यानी इंडियन स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, क्लियर, या फिर ये थ्रेड्स ऐप, एक्चुअल में ये ट्विटर को टक्कर देने के लिए है। क्या? ट्विटर को पछाड़ने के लिए जो है ये ऐप लॉन्च किया है। इतनी बात याद रखना, ट्विटर को टक्कर देने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रीडम फाइटर लॉन्च द रंपा रेबेलियन? कौन सा रेबेलियन? रंपा रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1922। 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह। ठीक है, तो रंपा विद्रोह किसने शुरू किया था? अलोरी सीताराम राजू। अलोरी सीतारामा राजू एक फ्रीडम फाइटर थे। आंसर होगा इसका क्या? बी, जिनका बर्थ होता है
4 जुलाई 1897 इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है 4 जुलाई 1987 में एलोरी सीतारमन का या सीताराम का जो है क्या हुआ था, बर्थ हुआ था। इतनी बात क्लियर हुई। और 4 जुलाई को जो है 4 जुलाई को इनका जो है 15th एनिवर्सरी, ठीक है ना, 4 जुलाई 2023 को क्या सेलिब्रेट किया गया, 125th एनिवर्सरी। 125th एनिवर्सरी जो है अभी सेलिब्रेट हुई, ये भी आपको याद रखना। क्लियर? बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है ना, बर्थ एनिवर्सरी लिखेंगे आप, एनिवर्सरी बर्थ एनिवर्सरी। इतनी बात क्लियर हुई। 125वीं जन्म जो इनका जो है सालगिरह है जन्म की 125वीं, वो मनाई गई 4 जुलाई को। और ये फ्रीडम फाइटर थे, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ठीक है ना। तो 4 जुलाई की डेट आपको याद रखनी है। बोगीविल, वेयर द फाउंडेशन स्टोन फॉर द इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल was laid in which state? was laid in which state? कहने का मतलब है बोगीबिल जहां अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है, किस राज्य में है? वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है, उत्तराखंड में है या गुजरात में है? जल्दी से बताओ। बोगीबिल। क्लियर? तो बोगीबिल जो है कहां है? असम के डिब्रूगढ़ में है, डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में जो है इसकी आधारशिला रखी गई, ये आपको याद रखना है, असम के डिब्रूगढ़ में। इतनी बात क्लियर हुई। असम के डिब्रूगढ़ में, असम के डिब्रूगढ़ में रखी गई। तो रिवर का नाम अगर आपसे पूछता है भाई कौन सी रिवर है यहां पर, तो आपका आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रिवर पे वाटरवे नंबर कौन सा है? वाटरवे नंबर है 2। कौन सा है? वाटरवे नंबर है 2। वाटरवे नंबर कौन सा रहेगा? 2। टोटल इस टर्मिनल पर कितना खर्चा आने वाला है? तो एक्सपेंडिचर रहेगा लगभग 46.60 करोड़ रुपए, ठीक है। 46.60 करोड़ रुपए का इस पर जो है खर्चा आने वाला है, ठीक है। अगर हम बोलेंगे भाई टोटल जो इनलैंड वाटरवे है इंडिया में अभी कितने हैं टोटल इनलैंड वाटरवे? कितने हैं भाई? तो आप लिख सकते हैं 111, 111 है ना। 2016 में जो है 106 नए और चिन्हित किए गए थे 2016 में। तो टोटल प्रेजेंट में कितने हो गए? 111। ये भी आपको याद रखना। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ग्लोबल प्रिवेलेंस ऑफ चाइल्डहुड डायबिटीज केसेस एंड फैटलिटीज इन 2019? क्लियर? 2019 में किस देश में बचपन में मधुमेह के मामलों और मृत्यु दर का वैश्विक प्रचार या प्रसार सबसे अधिक दर्ज किया है? सबसे अधिक प्रसार जो है दर्ज किया है किस देश ने? तो भाई हमारा इंडिया इस पर टॉप पे है, यानी पहले स्थान पर कौन है? इंडिया। इतनी बात क्लियर हुई। 19 अगर हम 1990 से लेकर और 2023 की बात करते हैं तो यहां पर आंकड़े कुछ अलग अलग है। 2019 की बात करेंगे क्योंकि 19 पूछा है, 2019। तो 2019 में डायबिटीज से होने वाले बच्चों की मृत्यु का आंकड़ा कितना था और अब कितना है? 1990 में 10.92% था पॉपुलेशन का, 10.92% था, है ना, बच्चों की पॉपुलेशन का। और अभी जो है ये 11.68% हो गया है 2019 में। जो रिपोर्ट आई है 2019 में वो कितना है? 11.68%। कहने का मतलब 100 बच्चों में लगभग 12 बच्चों की डेथ हो जाती है।
और लार्जेस्ट इंक्रीज इन केसेस कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे? ये मिलेंगे 10 से लेकर 14 साल के बच्चे, 10 to 14 ईयर के जो चाइल्ड है, उनमें सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है। और इनमें सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है तो उनका जो रेट परसेंट है 52.06% है। 10 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की जो है सबसे ज्यादा डेथ हो रही है, ये आपको याद रखना है। 10 से लेकर 14 साल तक के बच्चों की सबसे ज्यादा क्या हो रही है? डेथ हो रही है, ये आपको याद रखना है। विच सिटी इज द होस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम? हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, ठीक है ना। कौन सा शहर संयुक्त राष्ट्र उच्च स्तरीय राजनीतिक मंच का मेजबान है? कौन सा राष्ट्र की बात कर रहा है? न्यू दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, पेरिस है या फिर रोम है, ठीक है। कौन सा शहर की बात हो रही है? संयुक्त राष्ट्र। कौन सा शहर, यानी सिटी का नाम पूछा है। तो सिटी का नाम पूछा है बेटा, तो इसका आंसर है क्या है? न्यूयॉर्क है। यानी न्यूयॉर्क सिटी के अंदर, यानी अमेरिका के अंदर जो है यूनाइटेड नेशन हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम का जो है आपका बैठक हो रही है। और इसकी जो थीम रखी गई है, थोड़ा सा थीम पर ध्यान दीजिएगा, इसकी थीम इंपॉर्टेंट है। accelerating the recovery from COVID-19 pandemic implementation of पैंडामिक एंड लिखेंगे, थोड़ा इसको सही करें, पैंडामिक एंड द कॉम्प्रेहेंसिव implementation of the 2030 agenda for all sustainable development at all levels, ये इसकी थीम है बेटा। थीम थोड़ा सा बड़ी जरूर है, ठीक है ना। क्या लिखा है? एक्सेलरेटिंग द रिकवरी फ्रॉम कोविड-19 पैंडामिक एंड द कॉम्प्रेहेंसिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ द 2030 एजेंडा फॉर ऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑल लेवल्स, ये इसकी थीम है। इसको जरूर आप याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई। और इसकी बैठक कहां हुई? न्यूयॉर्क में। तो थीम को याद रख लेना। विच सिटी हॉस्टेड द स्टार्टअप 20 शिखर समिट? किस शहर में स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? किस शहर ने स्टार्टअप 20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? ये आपको याद रखना है। तो जैसे आप जानते हैं कि भाई G20 का जो शिखर सम्मेलन या G20 की जो बैठकें हैं वो भारत में की जा रही है। कहाँ हो रही है? भारत में, है ना। तो इसकी जो है अभी जो स्टार्टअप G20 का शिखर सम्मेलन है, ये भारत के किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो गुड़गांव है, गुड़गांव नहीं है, ये गुरुग्राम है। आंसर तो डी रहेगा, लेकिन आंसर रहेगा गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में है। गुरुग्राम कहाँ है बेटा? हरियाणा में है। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? अच्छा, 2023 का तो ये कहाँ है? इंडिया में है। 2024 पूछ सकता है G20 की बैठक 2024 में कहाँ होने वाली है?
तो आंसर होगा ब्राजील। ब्राजील 2024 में ब्राजील में होने वाली। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, टोटल कंट्री अगर पूछेगा, टोटल कंट्री, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, टोटल कंट्री अगर G20 में पूछेगा तो टोटल कंट्री की अगर हम बात करेंगे तो टोटल कंट्री 20 नहीं होगी, क्योंकि हमें पता 19 प्लस एक है यूरोपियन यूनियन, और आपको पता है कि 19 प्लस यूरोपियन यूनियन में टोटल कंट्री 27 आती है। तो अगर हम इसको जोड़ दें तो टोटल कंट्री कितनी हो रही भाई? ये टोटल कंट्री बात लगाओ जरा, कितना हो रहा है? 27 प्लस 19 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 46। कितना हो जाएगा? 46। 9 और 7 16, 2 और 1 3 और 1 4, यानी टोटल कंट्री अगर डीपली थोड़ा सा गहराई से देखें तो 46 है। वैसे तो हमें पता है कि टोटल कंट्री G20 में 20 होंगी, बट यूरोपियन अगर हम संघ की बात करेंगे तो यूरोपियन संघ में 27 देश आते हैं। कितने देश आते हैं? 27 देश आते हैं, और 27 देश जब रहेंगे तो टोटल अगर डीपली से देखा जाए तो टोटल कंट्री कितनी बन रही है? 46 बन रही है। अगर इसका हेडक्वार्टर पूछेगा, किसका हेडक्वार्टर? G20 का, तो हेडक्वार्टर कहीं नहीं है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहीं नहीं है G20 का, ठीक है। फॉर्मेशन जरूर 1919 में हुआ था, 1999 में, बट इसका हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट लिखा है विच इज द मोस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, है ना, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, है ना, किसने जारी किया है? सबसे पहले यही क्वेश्चन आएगा कि ग्लोबल इंडेक्स, है ना, ग्लोबल इंडेक्स या पीस इंडेक्स किसने जारी किया है? इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स किसने जारी किया है? आपका आंसर होगा IEP। IEP, IEP, IEP बोले तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया ग्लोबल इंडेक्स, और इसमें सबसे ऊपर बताया कि कौन सा सबसे शांतिपूर्ण देश की कैटेगरी में आता है। सबसे ऊपर कौन सा देश आता है? तो पिछले 2008 से आइसलैंड, फ्रॉम 2008 से जो है आइसलैंड इस पोजीशन पर बना है, ठीक है, याद रखना, आइसलैंड इस पोजीशन पे बना है। अगर हम टॉप 4 कंट्री की बात करेंगे, टॉप 4, तो टॉप 4 में पहले स्थान पर कौन आ गया? आइसलैंड आ गया, आइसलैंड आ गया। सेकंड पे कौन आएगा? सेकंड पे डेनमार्क है, डेनमार्क। थर्ड पे कौन है? थर्ड पे है आयरलैंड, थर्ड पे कौन आएगा? आयरलैंड। फोर्थ पे कौन है? फोर्थ पे आएगा न्यूजीलैंड, फोर्थ पे कौन आएगा? न्यूजीलैंड। तो ये फर्स्ट 4 कंट्री है जो टॉप रैंक में है, किसमें? ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगर हम इंडिया की बात करेंगे बेटा कि इंडिया कौन से रैंक पे है, तो इंडिया जो है कौन से रैंक पे है? 126 की रैंक पे है, 126वां स्थान है इंडिया का। कितने में से? ओवरऑल टोटल कंट्री थी 163, तो ओवरऑल 163 कंट्री में इंडिया 126 रैंक पर है। और सबसे लास्ट में जो है कौन सा देश होगा? अफगानिस्तान। सबसे लास्ट में कौन सा देश है? अफगानिस्तान। ये भी आपको याद रखना है। इतनी बात क्लियर हुई? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नेशनल स्पेस मिशन फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन इज एसोसिएट विद विच कंट्री, यानी पृथ्वी अवलोकन के लिए राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन किस देश से संबंधित था? राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन अभी खबरों में है बहुत ज्यादा, है ना, और इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो यहां पर जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया जो एक देश है ना, कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि इस मिशन से अपने आप को पीछे कर लिया, इस मिशन से अपने आप को क्या कर लिया? पीछे कर लिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था? सेट ऑफ 4 सैटेलाइट launched between 2028
to 2033। और इसका मेन जो आपका ये प्रोग्राम का मेन जो एम था, एम क्या था? कलेक्टिंग क्रूशियल ऑब्जर्वेशन डाटा, क्रूशियल अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा। ये इसका मोटो था। कहने का मतलब है कि अर्थ के सराउंडिंग यानी पृथ्वी का अवलोकन करके वहां पर जो महत्वपूर्ण डाटा था उसको कलेक्ट करना था। एक सेट बनाया गया था 4 सैटेलाइट का, जो लॉन्च होना था 2028 से 2033 के मध्य, और ये ऑस्ट्रेलिया इसे लॉन्च करने वाला था। बट बजट की कमी के कारण, किसकी कमी के कारण? बजट की कमी के कारण ऑस्ट्रेलिया ने अपने आप को इस मिशन से क्या कर लिया? पीछे हटा दिया। यानी ये मिशन अब लॉन्च नहीं होगा, कहने का मतलब है। क्लियर? तो आंसर होगा कि इस कंट्री का नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया। कितने सैटेलाइट्स की बात करेगा? 4 सैटेलाइट है। काम क्या था? कलेक्टिंग क्रूशियल अर्थ ऑब्जर्वेशन डाटा, है ना? इसका काम था, काम इस मिशन का या इन सैटेलाइट्स का। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबनासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज बीन बिल्ट इन विच स्टेट? यानी सुबनासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में बनाया गया? सुबनासिरी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबनासिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि पानी से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करना, उत्पादन करना, यानी इलेक्ट्रिसिटी बनाना, है ना? हाइड्रो इलेक्ट्रिक है। तो भाई कहां पर है? सबसे पहले सुबनासिरी जो रिवर है, सुबनासिरी, ये सुबनासिरी रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है? ये आपको आना चाहिए। तो ये है ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। ये ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और आपको पता है ब्रह्मपुत्र रिवर का ओरिजिन तिब्बत से होता है ना? तिब्बत से होता है और इसको सेंगपो नाम दिया जाता है। अब ये जो सुबनासिरी है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर में कहां मिलती है? लखीमपुर। कहां मिलती है? लखीमपुर इन असम। असम के लखीमपुर में सुबनासिरी रिवर किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। सुबनासिरी रिवर किसमें मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। क्लियर? तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो बना रहे हैं, है ना, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा जो है ये बनाया जा रहा है। नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है। और सुबनासिरी अपने आप में लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको याद रखना। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? ब्रह्मपुत्र रिवर की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और ये पावर प्रोजेक्ट कितना मेगावाट का रहेगा? 2000 मेगावाट। याद रखना, ये पावर प्रोजेक्ट जो है 2000 मेगावाट का है, ये भी आपको याद रखेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द ओजोन यूवी बुलेटिन? यानी किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया है? FAO, UNEP, WMO और नासा के द्वारा। जल्दी से बताएं, किसके द्वारा जो है ओजोन यूवी बुलेटिन जारी किया गया है? यानी 7 ईयर के इंटरवल में ये ओजोन यूवी बुलेटिन जारी हुआ है अभी, ये भी याद रखना। और किसके द्वारा जारी किया? कि ओजोन परत के रिगार्डिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? आप लिखेंगे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये जारी किया गया है, ये भी आपको याद रखना। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जारी किया गया है। विश्व मौसम विभाग संगठन, यानी आंसर होगा WMO, है ना, ऑर्गेनाइजेशन संगठन, जो किससे संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। यानी ओजोन परत
पर जो होल हुआ था या ओजोन परत को जो नुकसान हो रहा था, क्या वो रिकवर हो रहा है या नहीं, इस बुलेटिन में बताया गया कि ओजोन धीरे धीरे फिर से रिकवर हो रही है। और ओजोन जो परत है ये आपको मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में। किसमें मिलेगी? स्ट्रेटोस्फेयर में। कौन सी गैस रहेगी उसमें? O3। ये भी आपको याद रखना। क्लियर? स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। क्या बोलेंगे? समताप मंडल। समताप मंडल में आपको मिलने वाली है ओजोन लेयर। ओजोन लेयर की जो थिकनेस है किससे मेजर की जाती है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या डॉप्सन बोल सकते हैं, है ना? डॉप्सन यूनिट या इकाई से जो है ओजोन की थिकनेस को जो है मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी इज एसोसिएट विद द एकमारा प्रोजेक्ट। एकमारा प्रोजेक्ट किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? एकमारा प्रोजेक्ट, जल्दी से बताएं। एकमारा प्रोजेक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? एकमारा। एकमारा प्रोजेक्ट जहां के सीएम आपको पता है नवीन पटनायक है। नवीन पटनायक। सीएम का नाम क्या है? नवीन पटनायक। तो आपको पता चल जाया होगा नवीन पटनायक जहां के सीएम का नाम है। बताओ कहां के सीएम है? तो नवीन पटनायक अभी कहां के सीएम है भाई? सीएम रहेंगे उड़ीसा के। कहां के हैं? उड़ीसा के। क्लियर? सीएम कहां के रहेंगे वे? उड़ीसा के। क्लियर? याद रखना, उड़ीसा के सीएम हैं, तो आंसर क्या होगा? उड़ीसा। यानी एकमारा जो प्रोजेक्ट है, एकमारा ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम ऑफ भुवनेश्वर। ओल्ड नेम ऑफ भुवनेश्वर। किसका पुराना नाम है? भुवनेश्वर का पुराना नाम है। उड़ीसा में जो भुवनेश्वर है, एकमारा प्रोजेक्ट। अब ये एकमारा प्रोजेक्ट है क्या कि वहां पर जो मंदिर होंगे, खासकर जो रिंगराज टेम्पल 11th सेंचुरी का बनाया गया है ना, मंदिरों की देख रेख करने के लिए, उनको दोबारा से उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए जो है उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है एकमारा प्रोजेक्ट। यानी जो प्राचीन मंदिर है वहां पर, ठीक है, प्राचीन मंदिरों की देखरेख करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल आर्मीज एज पर द ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट। यानी ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? सबसे शक्तिशाली सेनाओं में भारत का स्थान कौन सा है? 2023 में आपको बताना है 145 देशों में भारत कौन से स्थान पर है। 145 देशों में जो है ये रिपोर्ट बनाई गई है ना, फायर पावर रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। 145 देशों में, तो 145 देशों में अगर फर्स्ट पोजीशन पर रखेंगे तो आप यूएसए को रखेंगे, सेकंड पोजीशन पर रखेंगे तो रसिया को रखेंगे, थर्ड पोजीशन पे आता है चाइना। यूएसए, रसिया और चाइना, ये 3 कंट्रियां होगी। तो जो इंडिया को अभी रैंक मिली है वो कौन सी मिली बेटा? 4th। यानी 4th रैंक पे इंडिया रहेगा वर्ल्ड में, ठीक है ना। वर्ल्ड में सबसे पावरफुल आर्मी रखने वाला, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल आर्मी रखने वाला इंडिया 4th रैंक पे है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी नेम्ड द बेस्ट एशियन अंडर 20 मेल एथलीट ऑफ द ईयर। वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने पर वाले पहले भारतीय कौन है? फर्स्ट है ना, वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंडर 20 पुरुष में बोल रहा है, पुरुष में नामित होने वाला पहला एथलीट कौन है? तो आंसर होगा सेल्वा प्रभु। आंसर क्या होगा? सेल्वा प्रभु, ठीक है ना। सेल्वा प्रभु ये कहां से थे? सेल्वा प्रभु थे तमिलनाडु से, तमिलनाडु के हैं ये, याद रखना, तमिलनाडु के हैं। क्लियर ना। और ये इंडिया में फर्स्ट इंडियन बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन, पहले भारतीय हैं जो अंडर 20 में जो है ना,
एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट घोषित किया गया है ना। और ये घोषणा किसने की? AA द्वारा। AA यानी एशियन एसोसिएशन या एशियन एथलेट्स एसोसिएशन। ठीक है, एशियन एथलेट्स एसोसिएशन के द्वारा घोषणा की गई, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन है? सेल्वा प्रभु। याद रखना, तमिलनाडु से हैं, इंडिया के लिए ऐसा ये फर्स्ट इंडियन बन गए हैं। नेक्स्ट है जिम्बैक्स। मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 वाज ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन द नेवी ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? जिम्बैक्स समुद्री अभ्यास 2023 भारत और किस देश के बीच किया गया? जिम्बैक्स, ये आपको याद रखना, किस देश के साथ किया गया? अब जिम्बैक्स का मतलब देखो यहां पर जापान, आई का मतलब है इंडिया, है ना, एम का मतलब है मैरीटाइम और EX का मतलब है एक्सरसाइज। तो जापान और इंडिया के बीच ये एक्सरसाइज हुआ था, जापान और इंडिया के बीच एक्सरसाइज हुआ था। जापान के साथ और क्या होता है? वीर गार्जियन भी आपको याद रखना, वीर गार्जियन एक्सरसाइज जापान के साथ होती है। वीर गार्जियन के साथ साथ एक और रखेंगे, धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज भी किसके साथ होती है? यह भी जापान के साथ होती है। एक आपको याद रखनी है, अजय वॉरियर 2023। अजय वॉरियर 2023 किसके साथ हुई बेटा? इंडिया और यूके, यूनाइटेड किंगडम के बीच हुई। एक आपको याद रखना, साल्वैक्स, इंडियन नेवी, साल्वैक्स जो है एक्सरसाइज 2023 इंडियन नेवी और यूएसए के बीच में हुई, है ना। और ये कहां हुई? कोची में। ये आपको याद रखना कहां हुई? कोची केरला में हुई। तो ये भी आपको याद रखना है। क्लियर हुई बात? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What percentage of GST has been fixed? GST has been fixed on online gaming in the 5th meeting of the GST Council. GST काउंसिल की 50वीं बैठक, कौन सी बैठक हुई? 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कितना प्रतिशत GST तय किया है? GST तय किया है। तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन है भाई? अगर आपसे पूछा जाएगा फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। कौन है फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ने अभी अनाउंस किया है। क्या अनाउंस किया है? कि ऑनलाइन गेमिंग के साथ साथ इसमें और क्या रहेगा शामिल? क्या रहेगा? हॉर्स रेसिंग यानी घुड़दौड़, कॉमा कैसीनो, हॉर्स रेसिंग, कैसीनो और ऑनलाइन गेमिंग पर जो है GST लगाया जाएगा। कितना परसेंट? 28%। कितना परसेंट लगाया जाएगा? 28%, 28%। ये अनाउंसमेंट किसने किया? हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है कौन? निर्मला सीतारमण। ठीक है ना, निर्मला सीतारमण ने जो है ये अनाउंसमेंट किया है। अच्छा, इंडिया में GST कब से लॉन्च हुआ? GST गुड्स एंड जो गुड्स सर्विसेज टैक्स है वो कब से शुरू हुआ? तो आप लिखेंगे 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जो है GST भारत में शुरू होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री अ नेशनल हेल्थ इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड ड्यू टू गुइलेन-बैरी सिंड्रोम, गुइलेन-बैरी सिंड्रोम, ठीक है ना, के लिए या के कारण किस देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? किस देश में स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है, जल्दी से बताएं जरा। और 90 डेज का, 90 दिन का, 90 डेज का वहां पर नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगी है भाई, याद रखना, नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है ना। गुइलेन-बैरी सिंड्रोम एक बीमारी है जिसके कारण उस गवर्नमेंट ने वहां पर जो है क्या कर दिया, राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया। वहां पर अभी जो केस आए 165 केसेस आए हैं, 165 केसेस, जिसमें से 4 की डेथ हो चुकी है, 4 डेथ है। क्लियर है क्या ये गुइलेन-बैरी सिंड्रोम है क्या ये? तो आप लिख सकते हैं इट इज अ रेयर ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर, रेयर ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर। कहने का मतलब है एक इम्यूनी सिस्टम होता है, हमारा जो इम्यूनी सिस्टम है वो बुरे सेल्स को, जो खराब सेल्स है उसको हटाता है, उसको समाप्त करता है और अच्छे सेल को जो है क्या करता है, डेवलप करता है। ये जो ऑटोइम्यूनी डिसऑर्डर है ये क्या करेगा कि भाई जो अच्छे सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर है ना, उनको समाप्त करता है ना, उनको क्या करेगा, समाप्त करेगा और बुरे सेल्स को डेवलप करेगा। तो किस गवर्नमेंट ने अभी ये डिक्लेरेशन दिया है? तो आंसर होगा पेरू। पेरू कहां है? दक्षिण अमेरिका का एक देश है। वहां पर हो क्या रहा है कि इस बीमारी के कारण लोग जो है ग्रसित हैं। ये बीमारी आपके माइंड पर, मस्तिष्क पर ज्यादा प्रभाव डालती है, इसके साथ साथ पैरालाइज करती है ना, पैरालाइज करती है, शरीर को वीक बनाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्लियर है? तो याद रखेंगे ये कौन सी कंट्री में ये बीमारी अभी फैल रही है? पेरू। हु हैज बीन ऑनर्ड with the best member federation award by the Asian Athletics Federation, एशियाई एथलीट महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है। सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ एथलीट महासंघ द्वारा सर्वश्रेष्ठ सदस्य महासंघ पुरस्कार से सम्मानित किसको किया गया है ये आपको याद रखना। और आंसर रहेगा आपका एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया को जो है अभी सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। किसके द्वारा सम्मानित किया गया है ये भी तो देखना पड़ेगा, किसके द्वारा सम्मानित किया गया है। आंसर होगा इसमें इंडियन एथलेटिक फेडरेशन को सम्मानित किया। किसके द्वारा? याद रखना, किसके द्वारा सम्मानित किया गया है? एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के द्वारा, एशियन एथलेट फेडरेशन के द्वारा। यानी AFI एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के अभी प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है, यह भी आपको याद रखना। तो याद रखेंगे आदिले सुमन सुमरीवाला, आदिले सुमरीवाला, ये याद रखना। आदिले सुमरीवाला जो है अभी इसके क्या है, प्रेसिडेंट है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है,
AFI के यानी एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है या अध्यक्ष है आदिलेश सुमरीवाला जो है, इसके कौन है भाई, अध्यक्ष है, ठीक है ना। नेक्स्ट, लॉर्ड हनुमान हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द ऑफिशियल मस्कट ऑफ विच चैंपियनशिप, भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया। भगवान हनुमान को किस चैंपियनशिप के लिए जो है एक मस्कट के रूप में या शुभंकर के रूप में जो है अभी घोषित किया गया है। तो आंसर होगा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप। एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप के लिए जो है घोषित किया गया है, और ये कहां हो रही है, थाईलैंड में। कहां हो रही बेटा, ये थाईलैंड में हो रही है। और कौन सा एडिशन है, 25वां एडिशन, 25वां संस्करण है। ये भी आपको याद रखना। कब से शुरू हो रही है, 12 जुलाई 2023 से ये शुरू हो रही है थाईलैंड के अंदर। ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। अच्छा, हमारे जो बेस्ट एथलीट्स हैं, इंडियन एथलीट्स की अगर बात करते हैं अब तक के, यानी इस आपका चैंपियनशिप में नहीं, कुछ बेस्ट इंडियन की अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन से हमारे लिए बेस्ट इंडियन एथलीट हो सकते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा पीटी उषा, है ना, पीटी उषा जो कि एक स्प्रिंटर थी ये। उसके बाद आपने नाम सुना होगा नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा। आपने नाम सुना होगा मैरी कॉम, आपने नाम सुना होगा मिल्खा सिंह, कुछ इंपॉर्टेंट एथलीट्स का नाम आ जाता है ना। पीटी उषा एक उड़न परी के नाम से जाना जाता है। नीरज चोपड़ा तो आप जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक से 2020 में इन्होंने क्या लाया था, गोल्ड मेडल, किसमें, भाला फेंक में। इतनी बात क्लियर हुई, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री इंडिया हैज स्टार्टेड बायलिटरल ट्रेड इन रुपीज, यानी कौन सा देश भारत के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार शुरू करेगा। रुपए में, यानी डॉलर को थोड़ा सा कमजोर करने के लिए रुपए में व्यापार करना है, तो इसका आंसर होगा बांग्लादेश। और याद रखेंगे बांग्लादेश फर्स्ट टाइम, क्या, फर्स्ट टाइम, है ना, बायलिटरल ट्रेड कर रहा है। ये पहली बार बांग्लादेश जो है बायलिटरल ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। अब तक बांग्लादेश ने जो है रुपए में कोई ट्रेड नहीं किया था या अपनी करेंसी में कोई ट्रेड नहीं किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। विच इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैज वोन द टाइटल ऑफ कनाडा ओपन, यानी किस इंडियन ने बैडमिंटन में कनाडा ओपन जीता है। किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का खिताब अपने नाम किया है। तो अभी आपको पता है कि कनाडा ओपन का खिताब लक्ष्य सेन ने अपने नाम पर किया है। लक्ष्य सेन, लक्ष्य सेन कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड से ये बिलोंग करते हैं, याद रखना। लक्ष्य सेन ने चाइनीज प्लेयर, लक्ष्य सेन ने जो है चाइनीज प्लेयर किसको, चाइना के प्लेयर का नाम क्या था, चाइनीज प्लेयर का नाम था ली सी फैग, ली सी फैग, ली सी फैंग, ली सी फैंग को हराया था, याद रखना। चाइनीज प्लेयर ली सी फैंग को हराया था, जो कि वर्ल्ड रैंक में बेटा इसका 10th पोजीशन है, और लक्ष्य सेन की 19th रैंक है, 19th पोजीशन है। तो लक्ष्य सेन ने 19th पोजीशन में रहकर भी 10th पोजीशन वाले को क्या कर दिया था, इस कनाडा और आपका ओपन बैडमिंटन जो चैंपियनशिप हुई थी इसमें डिफीटेड किया था। और याद रखना ये लक्ष्य सेन का कौन से नंबर का टूर्नामेंट है, 500वां टूर्नामेंट है, लक्ष्य सेन का 500वां टूर्नामेंट है, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन
ऑफ द इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंट्रल अथॉरिटी, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, जल्दी से बताओ। पहला लिखा हुआ है इंजेती श्रीनिवास, के राजा रमन, अजय सिन्हा, राहुल जौहरी। किसको अभी नए अध्यक्ष के रूप में लॉन्च किया है या सॉरी आपका अपॉइंटमेंट किया है? तो आपका आंसर होगा के राजरमन। के राजरमन को जो है, जो कि अभी एक आईएएस अधिकारी है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, किस बैच के हैं? 1989 बैच के हैं, ये भी आपको याद रखना है। उनको जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इतनी बात क्लियर हुई, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द थर्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग अंडर द G20 चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया बीइंग हेल्ड? भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी व्यापार निवेश कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित हुई? तीसरी, याद रखना थर्ड की बात कर रहा है। थर्ड, इसका मतलब इससे पहले दो हो चुकी है, थर्ड की बात कर रहा है। तो थर्ड मीटिंग हुई बेटा, थर्ड मीटिंग आपसे पूछा जाएगा कहां हुई? तो थर्ड मीटिंग हुई केवदिया में, और एक केवदिया कहां पड़ता है? गुजरात में। ठीक है ना, केवदिया में जो है थर्ड मीटिंग हुई। आंसर क्या होगा? सी होगा, केवदिया गुजरात में। इतनी बात क्लियर हुई। और केवदिया गुजरात में जो है थर्ड मीटिंग हुई। इसके साथ साथ यहां पर जो है जो सचिव है ना, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स कि कौन सेक्रेटरी है, आपसे पूछा जा सकता है। कौन है भाई? आप लिखेंगे सुनील वर्तवाल। सुनील बर्थवाल, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की जो सेक्रेटरी है, सचिव है, वो है सुनील वर्तवाल। सुनील वर्तवाल के द्वारा है ना जो डिजिटल दस्तावेज है ना, उसको आदान प्रदान करने में, या वर्ल्ड ट्रेड जो होगा, विश्व व्यापार में जो निवेश किया जाएगा, डिजिटली जो है डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए जाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। और ये 10 से 12 जुलाई के बीच ये मीटिंग हुई। 10 से 12 जुलाई कहाँ हुई? केवदिया में। केवदिया कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी इज द होस्टिंग G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग? कौन सा शहर G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है? G20 कल्चर वर्किंग ग्रुप की समूह की मीटिंग की मेजबानी कर रहा है। कौन सा शहर? जल्दी से बताओ। हाँ जी, आपके पास है हम्पी है, जयपुर है, पटना है, कुशीनगर है। कल्चरल मीटिंग, ठीक है। अगर कल्चरल मिनिस्टर की बात करेगा, कल्चरल मिनिस्टर, कल्चरल मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछा जाएगा आपसे, कौन है बेटा कल्चरल मिनिस्टर? तो आपका आंसर होगा श्री गोविंद मोहन। गोविंद मोहन, गोविंद मोहन के द्वारा जो है अभी गोविंद मोहन के द्वारा जो है इसमें जो है पार्टिसिपेट किया गया था। और ये कहां हुई मीटिंग? हम्पी। हम्पी कहां पड़ेगा? कर्नाटक में। कर्नाटक। इससे पहले 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है कल्चरल वर्किंग ग्रुप की, यानी CWG की 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो फर्स्ट जो 2 मीटिंग हुई, इसमें एक तो है खजुराहो, और खजुराहो के साथ साथ दूसरा है भुवनेश्वर।
खजुराहो पड़ेगा आपका एमपी में, भुवनेश्वर पड़ेगा उड़ीसा में। तो 2 मीटिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो आंसर होगा हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच इज द चैंपियन ऑफ FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन, यानी FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियन कौन रहा। तो सबसे पहली बात, इसका जो वेन्यू था वो इंडिया में, यानी इंडिया इसको होस्ट कर रहा था। इंडिया में एक स्टेट उड़ीसा में अगर आपसे पूछेगा कहां हुआ तो भुवनेश्वर, उड़ीसा में जो है, भुवनेश्वर में जो है ये चैंपियनशिप हुई, याद रखना। और इसमें कौन सा देश ने जो है इस सीजन को जीता था, तो ये सीजन ले गया किसके नाम रहा, नीदरलैंड के नाम। नीदरलैंड ने किसको हराया था, ग्रेट ब्रिटेन को हराया था। और नीदरलैंड सेकंड है, यानी लगातार 2 बार नीदरलैंड के पास ये खिताब चला गया। अगर पूछेगा इंडिया की कौन सी रैंक थी इसमें, इंडिया की रैंक पूछेगा तो इंडिया कौन सी पोजीशन पे था, 4th रैंक पे आया। इंडिया 4थे स्थान पर आया। भारतीय हॉकी टीम के जो कैप्टन थे, है ना, कौन थे भाई, बाकी हरमनप्रीत कौर, है ना, उनको सबसे ज़्यादा गोल, यानी टोटल जो गोल किए उन्होंने, टॉप गोलर के रूप में जो है उनको जो है अवार्ड दिया गया। टॉप गोलर 18 गोल उनके द्वारा जो है किए गए थे पूरे सीजन में, 18 गोल। इस पूरे सीजन में जो 18 गोल किए थे इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन ने, तो टॉप गोलर भी आपको याद रखना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री इज द उबिनास वॉल्केनो लोकेटेड ड्यू टू विच इमरजेंसी हैज बीन डिक्लेयर्ड देयर, यानी उबिनास ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जिसके कारण वहां आपातकाल घोषित कर दिया है। क्लियर। उबिनास, अभी रिसेंटली उबिनास एक एक्टिव वॉल्केनो है अपने आप में, 60 दिन का, 60 डेज का, कितना, 60 डेज के लिए वहां पर जो है इमरजेंसी, 60 दिन के लिए वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर की गई। तो ये कहां है, साउथ अमेरिकन कंट्री है, नाम रहेगा पेरू, नाम रहेगा क्या, पेरू, है ना। और इसका जो बोल सकते हैं राख वगैरह है वो 10 किलोमीटर के दायरे में जो है फैल गई है, 10 किलोमीटर, याद रखना। तो 10 किलोमीटर दायरे में जो है ये वॉल्केनो की राख हो गई, है ना, आपका गैसेस हो गई, ये फैल चुकी है। और आपको पता है कि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो एक रेनफॉल होती है, एसिडिक रेनफॉल, ये आप लोग जानते हैं। इंडिया हैज साइन MOU विद विच कंट्री फॉर इलेक्ट्रोल कॉपरेशन। MOU मीन्स मेमोरेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जो एक डील हुई, यस, है ना, डील हुई या समझौता हुआ, किसको लेकर, निर्वाचन निगम को लेकर, यानी इलेक्ट्रोल कॉर्पोरेशन को लेकर। वो किस देश के साथ भारत ने किया है। सबसे पहली बात, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है हमारे इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन रहेंगे भाई, कौन है, आपका आंसर होगा राजीव कुमार। कौन है, राजीव कुमार। तो राजीव कुमार है। किस देश के साथ जो है ये समझौता हुआ या ये डील हुई, ब्राजील, अर्जेंटीना, पनामा या केनिया के साथ। आंसर होगा पनामा। और पनामा आपको पता है एक नॉर्थ अमेरिकन कंट्री है, पनामा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द AIFF मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2023। वर्ष 2023 का AIFF पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। AIFF, ठीक है, AIFF किस खिलाड़ी को दिया गया। तो आपका आंसर होगा बी, लालियान जुबला चांगटे। लालियान जुबला चांगटे को जो है ये अवार्ड दिया गया, याद रखना, ठीक है, प्लेयर ऑफ 2023। क्लियर।
अगर वुमेन की बात करेगा तो मेन की बात करेगा, अगर वुमेन की बात करेगा कि भाई वुमेन में प्लेयर ऑफ 2023 किसको दिया गया, तो मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण, मनीषा कल्याण को दिया गया। यह भी आपको याद रखना, मनीषा कल्याण को दिया गया। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज और है, अगर AIFF के आपके अध्यक्ष पूछेगा, अध्यक्ष कौन है, AIF के अध्यक्ष कौन है, तो आप लिखेंगे कल्याण चौबे, कल्याण चौबे, कल्याण चौबे इसके जो है कौन है, अध्यक्ष है। इतनी बात क्लियर हुई। कल्याण चौबे इसके क्या है, अध्यक्ष है। यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ won the junior mixed team compound gold medal at the World Archery Youth Championship 2023? विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है? ठीक है, तो किस जोड़ी ने जीता है भाई? तीरंदाजी आर्चरी में किस जोड़ी ने जो है ये खिताब अपने नाम किया है? तो आंसर होगा इसका प्रियांश एंड अवनीत कौर, प्रियांश एंड अवनीत कौर। प्रियांश बॉय है और अवनीत एक लड़की है, यह भी याद रखना, ये गर्ल है। और ये कहां हुआ था, ये चैंपियनशिप कहां हुई थी अगर पूछा जाए? आर्चरी यूथ चैंपियनशिप 2023। आपका आंसर होगा आयरलैंड। कहां हुई थी? आयरलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, विद विच कंट्री डिड द इंडियन नेवी कंडक्ट एन 11 डेज, ये याद रखना 11 दिन मिलिट्री एक्सरसाइज इन कोची। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि कोची में यानी केरला में किस देश के साथ भारतीय नेवी ने जो है 11 दिन तक जो है एक एक्सरसाइज की है, सैन्य अभ्यास किया है 11 दिन तक, है ना। नाम रहेगा सेल्वेक्स, एक्सरसाइज का नाम क्या है? सेल्वेक्स। और किसके साथ हुई थी ये? अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, यूएसए के साथ। किसके साथ हुई थी? यूएसए के साथ। इतनी बात क्लियर हुई। तो बेटा आज के करंट अफेयर के इस क्लास में ये 32 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिए, जितने इससे रिलेटेड फैक्ट थे वो भी बता दिए। तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, नोट डाउन करिए, पढ़ते रहिए, एग्जाम आने वाला है। अपना ख्याल रखें। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.